फरवरी 2023 में राजस्थान के 2 लोगों को हरियाणा में आग में जला करके उनकी गाड़ी में जला करके मार दिया गया था। बोलेरो कार थी, उस कार में उन दोनों को जिंदा मार दिया गया था जला करके। उनका नाम था नासिर और जुनैद। जो व्यक्ति उस हत्या में आरोपी है, जिसके खिलाफ FIR दर्ज है राजस्थान में, उसके खिलाफ और भी मामलों में हरियाणा में भी FIR दर्ज है। वो खुलेआम घूम रहा है, अभी तक उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और वो बचा हुआ है। उसकी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। जो बड़े नेताओं के साथ, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मौजूद हैं और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। वही व्यक्ति हमसे पिछले सप्ताह चैलेंज करता है, जब एक 84 कोसी यात्रा हरियाणा में निकलने वाली थी, मेवात के रास्ते से होकर के गुजरने वाली थी, वो वीडियो बना करके चैलेंज करता है कि हम इस यात्रा में आ रहे हैं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचें। उसका जो गुरु बताया जाता है, बिट्टू बजरंगी नाम का, ये कुख्यात अपराधी है और एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का आदमी है, जो आए दिन बवाल पैदा करने के लिए तैयार बैठा रहता है। बिट्टू बजरंगी इसका नाम है। ये बिट्टू बजरंगी भी अपने सोशल मीडिया पर वीडियो डालता है और बहुत ही गंदे शब्द इस्तेमाल करता है लोगों को, एक कम्युनिटी के लोगों को, और चैलेंज करता है कि हम आ रहे हैं और ये मत कहना कि हम आए नहीं। हम अपनी लोकेशन ही भेज रहे हैं साथ में कि हम इस वक्त कहाँ पर हैं, और 150 लोग 150 बाइक साथ में है, जो काफ़िला उसने अपने साथ बताया था। बहरहाल अगले दिन वहाँ पर वो यात्रा होती है और यात्रा के बाद फिर हरियाणा में नूह में दंगे हो जाते हैं। दंगों में 6 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग जख्मी हुए। बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में घरों में आग लगाई गई, मकानों में आग लगाई गई, दुकानों को आग लगाई गई, बाज़ारों को में आग लगाई गई, लूटमार हुई और काफ़ी नुकसान इस तरह से वहाँ पर हुआ। हरियाणा की सरकार आराम से बैठी देखती रही, जबकि केंद्र से, दिल्ली से, जहाँ पर ये हिंसा हो रही थी वो बहुत करीब है। दिल्ली के जो सरहद है आज़ादपुर मंडी से आगे द्वारिका के बाद हरियाणा का ये इलाका मेवात का शुरू हो जाता है, जो हरियाणा से शुरू होकर के राजस्थान के अलवर तक है। ये 2 राज्यों में फैला हुआ इलाका है और यहाँ पर तकरीबन 80% जो आबादी है वो मुसलमानों की है। ये वो मुसलमान हैं जो जाट और गुजर से कन्वर्टेड हुए थे और राजपूत जाति के हैं। ये लोग बहुत बहादुर हैं और इन्होंने अकबर की सेना हो या अंग्रेज़ों की सेना हो, सबसे मोर्चे लिए थे। तारीख इतिहास इस बात की गवाह है। ये बहादुर कौम है, मेहनतकश कौम है और इनके ऊपर आरोप, चूँकि ये मुसलमान हैं और बड़ी तादाद में इधर है, तो इनके ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि ये चोरी डकैती करते हैं, अपराध करते हैं और गौकशी करते हैं। असल में हरियाणा के जो किसान हैं और राजस्थान के जो किसान हैं, अलवर ऐसा इलाका है जहाँ के मवेशी, गाय, भैंस और बछड़े ये पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। अलवर की बकरियाँ उत्तर प्रदेश में बहुत मशहूर है। थोड़े ऊंचे कद की होती है, लंबे कान होते हैं और दूध भी ज़्यादा देती है। इसी तरह से वहाँ पर पाई जाने वाली गाय और बछड़े, जिनको बैल कहते हैं, वो भी अब चूँकि खेती जो है वो हलों से नहीं होती। पहले के वक्त में अलवर के जो किसान थे, अलवर के जो व्यापारी थे जो मवेशी पालते थे, वो अपने झुंड लेकर के मवेशियों के वहाँ से पैदल चलते थे और राजस्थान से निकल के उत्तर प्रदेश के ज़िलों में इधर उधर वो अपना पड़ाव करते थे और कई दिन एक गांव में ठहरते थे। वहाँ पर रुक करके वो अपने मवेशियों को चराते थे और अपनी मंडी लगाते थे और वहाँ पर उनका व्यापार होता था। लोग उनके मवेशियों को अपने खेतों में चराने के लिए उनसे बार बार रिक्वेस्ट करते थे। वो इसलिए कि जब मवेशी खेतों में चरते थे तो वो जो गोबर करते थे उससे उनको ऑर्गेनिक खाद बरामद होता था और इससे फसल अच्छी होती थी। तो जो अलवर के मवेशी है वो मशहूर है। अब जो मेवाती कौम है वो उनका कारोबार ही मवेशियों का है। वो जानवर ख़रीदते हैं, भैंस खरीदते हैं, बकरियां खरीदते हैं और दूसरी जगहों पर ले जा कर के बेचते हैं। वो गाय और बछड़े दूध के लिए और खेतों में काम करने के लिए ख़रीद करके लाते हैं और किसानों को बेचते हैं। अब जब ये किसान जो मेवाती है, मेवात के, नूह के, हरियाणा के, ये लोग मवेशी ख़रीद करके वहाँ से आ रहे होते हैं, तो गौरक्षक नाम पर जो इस वक्त अलग अलग गैंग बने हुए हैं जगह जगह पर, वो इनको रास्ते में रोकते हैं और रोक करके इनसे वसूली करते हैं और मारपीट करते हैं। और गौरक्षक अपने आप को
कभी कभी बहुत कानून भी हाथ में लेकर के कार्रवाई करते हैं। इसी वजह से आमतौर पर तनाव हो जाता है, कई बार झड़पें भी हुई हैं और झगड़े भी हुए हैं आपस में गौरक्षकों में और मवेशी बेचने वाले किसानों में या व्यापारियों में। अब यही तनाव था जो जुनैद और नासिर की हत्या के बाद बना हुआ था। बिट्टू बजरंगी और उसका चेला जो मोनू मानेसर है, वो लोग चैलेंज कर रहे थे और ये हिंसा हो गई। हिंसा के बाद जो वहाँ पर अब कार्रवाई हो रही है, वो कार्रवाई सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाली है। एक तरफा कार्रवाई हो रही है और जो मेवाती लोग हैं वो अपने घरों को छोड़ करके अरावली की पहाड़ियों में जाकर के छिपे हुए हैं। कुछ ने इधर उधर पनाह ली हुई है, दूर जा कर के, कोई मथुरा में है, कोई अलीगढ़ में है, कोई और आगे इधर उधर के ज़िलों में पहुंचा हुआ है अपने आप को बचाने के लिए। क्योंकि जो भी हाथ आ रहा है, चाहे वो बच्चा हो या नौजवान, वो पकड़े जा रहे हैं। और इस पर साथ ही उनके जो मकान वगैरह हैं वो भी तोड़ने की कार्रवाई हो रही है। बुलडोज़र चला जा रहे हैं और बुलडोज़र से बहुत सारी जो बस्तियां थी वो ख़त्म कर दी गई है। गुड़गांव के करीब तकरीबन 200 के करीब लोग थे, 200 के करीब मकान थे, वो ढा दिए गए। उनको रोहिंग्या बता करके कि ये रोहिंग्या हैं। रोहिंग्या में म्यांमार से पलायन कर भारत में आए हुए शरणार्थी, मुस्लिम शरणार्थी, उसमें संख्या मुसलमानों की ज़्यादा होगी, तो वो लोग कुछ आए हुए हैं भारत के अंदर और जगह जगह पर इधर उधर ठहरे हुए हैं। तो वो रोहिंग्या बता करके उनकी बस्ती को फ़िलहाल बुलडोज कर दिया गया है। इस पर असदुद्दीन ओवैसी, ये IMIM के जो सांसद हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है, वो पढ़ के हम सुनाते हैं, बाद में फिर आगे की रिपोर्ट पर पहुँचेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी बुलडोज़र एक्शन लेने से पहले सरकार को कानून की प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस का पालन करना होगा। बिना बिल्डिंग मालिक को अपनी बात रखने का मौका दिए कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इस इल्ज़ाम की बुनियाद पर सैकड़ों गरीब परिवारों को बेघर कर दिया गया। भले ही संघी अपनी बर्बरता पर गर्व करते हों, लेकिन न ये कानूनी तौर पर सही है और न ये इंसानियत के तकाजे के से जायज़ है। हरियाणा में सिर्फ गरीब मुसलमानों को निशाना बनाया गया है और एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। असली मुजरिम बंदूक लेकर खुलेआम घूम रहे हैं। उनके आगे तो खट्टर सरकार ने अपने घुटने टेक दिए। मिट्टी के मकान और झुग्गी झोंपड़ियों को तोड़कर अपने आप को ताकतवर समझना क्या बड़ी बात है। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक ट्वीट है जो भी हमने पढ़ के सुनाया। असल में भारत के अंदर ये एक रीति चली हुई है कि कोई भी अब कहीं कोई वारदात होती है, कुछ होता है, तो वहाँ पर फ़ौरन बुलडोज़र की कार्रवाई होती है और लोगों के मकानों को ढा दिया जाता है। यह बुलडोज़र की कार्रवाई अक्सर जो देखने को मिली है वो एक समाज के लोगों के ख़िलाफ़ होती है, जबकि दूसरों को पूरी तरह से बचा लिया जाता है। और अगर उसमें सरकार से संबंधित सरकार के संरक्षण वाले कुछ लोग होते हैं तो उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती, चाहे वो बृजभूषण के ख़िलाफ़ कितने भी वक्त तक कोई प्रदर्शन करे, कुछ भी करे, लेकिन वो बच जाता है। इसी तरह से बृजभूषण की तरह और भी जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। एक पूरी रिपोर्ट है इस पर। इस देश का संविधान और कानूनी सत्ताओं की उंगलियों के इशारे पर नाच रहा है। थोड़ा सा और ब्रॉड में जाते हैं, बताते हैं। भारत में वो दिन दूर नहीं जब देश की अदालतों और न्यायपालिकाओं को ताले लगे होंगे, क्योंकि जिस तेज़ी से अदालतों और जजों की जगह बुलडोज़र ले रहा है, उससे तो यही महसूस होने लगा है। सत्ता में बैठे लोग ऑन द स्पॉट फैसला कर रहे हैं। ऐसा दिखने लगा है कि देश का संविधान और कानून सत्ताधारियों की उंगलियों के इशारे पर नाच रहा है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि बुलडोज़र ही भारत में किसी भी जुर्म की सज़ा के तौर पर परिवर्तित हो गया है। बस शर्त यह है कि आरोपी मुसलमान या फिर सत्ताधारी पार्टी का विरोधी हो। हरियाणा के मेवात में नूह में जिस प्रकार सांप्रदायिक हिंसा हुई है वो किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती। हिंसा करने वाले और उसकी साजिश रचने वालों को कभी भी माफ़ नहीं करना चाहिए, लेकिन इंसाफ के साथ न्याय का पूरा ख्याल रखते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार हिंसा
समाज के लिए एक कैंसर जैसी बीमारी है, वहीं वैसे ही अन्याय इस कैंसर को जन्म देने का कारण है। हरियाणा सांप्रदायिक हिंसा में संदिग्धों की नूह में जिस प्रकार धुआंधार बुलडोजर चलाया जा रहा है, वो इस राज्य की हिंसा को रोकने में नाकाम सरकार की खिसियाहट को जाहिर करता है। इस दंगे को भड़काने वाले आरोपी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि केवल शक की बुनियाद पर मुसलमानों के घरों को खुलेआम जमींदोज किया जा रहा है। यह अन्याय नहीं तो क्या है? दिलचस्प बात यह है कि अभी तक जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ना ही उन पर आरोप सिद्ध हुआ है और ना ही उनके खिलाफ अदालत में कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई है। लेकिन क्योंकि हिंसा में मुसलमानों की ओर से कट्टरपंथी जो हिंदुत्ववादी संगठनों की जो क्रिया की प्रतिक्रिया सामने आई है, तो इस तरह की कार्रवाई होनी ही थी, क्योंकि जिस तरह से बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है उससे साफ जाहिर है कि यह कार्रवाई अतिक्रमण पर कम किसी ख़ास समुदाय के दिल में खौफ पैदा करने के लिए ज़्यादा अंजाम दी जा रही है। यह सवाल पैदा होता है कि आखिर बिना कानूनी प्रक्रिया, बिना अदालती सुनवाई और बिना किसी फैसले से पहले इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जाना किस हद तक सही है? क्या इस तरह की कार्रवाई से समाज में पैदा होने वाली नफरत कम की हो सकती है या फिर उसमें और बढ़ोतरी होगी? क्या इन कार्रवाइयों से भारतीय संविधान और कानून का गला नहीं घोटा जा रहा है? इस तरह बहुत सारे सवाल हैं कि जिसका जवाब देने को भी कोई तैयार नहीं है। इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं कर रहा है कि हरियाणा में हिंसा हुई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हिंसा में दोषी वही लोग हैं जिनके घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है? क्योंकि हिंसा से पहले जो कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी संगठन के सदस्यों की ओर से भड़काऊ वीडियो जारी किए गए, जिस प्रकार से हिंदुत्ववादी संगठनों के लोग खुलेआम हाथों में तलवार, बंदूकें, राइफल, तमंचे ये लेकर के भड़काऊ वीडियो जारी किए गए, जिस प्रकार से इन्होंने यात्रा निकाली हथियार लेकर के, और जिस तरह से सभी आशंकाओं के बावजूद पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ रखे बैठा हुआ था, क्या हिंसा के लिए वो जिम्मेदार नहीं है? अगर हिंसा की पूरी घटना पर नज़र डाली जाए तो कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी संगठन के साथ साथ स्थानीय पुलिस प्रशासन भी उतना ही जिम्मेदार है। तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? इन दोषियों के घरों पर बुलडोज़र क्यों नहीं चलाया जा रहा है? कुल मिलाकर आजकल भारत का नया कानून राज जो है, उस कानून का नाम बुलडोज़र है। जिस प्रकार लगातार कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी जो संगठन है उसके लोग भड़काऊ नारे लगाते हैं और उपद्रव फैलाते हैं, हिंसा शुरू करते हैं, अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों का अनादर करते हैं, उन पर हमले करते हैं, राह चलते मुसलमानों, दलितों, ईसाइयों के साथ मारपीट और उनकी हत्या हो जाती हैं, उस पर कोई कार्रवाई ना होकर अगर कोई भी इन आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसके खिलाफ बुलडोज़र कानून का इस्तेमाल होने लगा है। यह बहुत खौफनाक है, चिंता की बात है और कानून को इस पर नज़र करना चाहिए, क्योंकि जो हालात देश में बने हुए हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। मणिपुर की हिंसा 3 महीने से नहीं रुक पा रही है सरकार से। वहाँ पर लोगों ने अपने बंकर बना लिए हैं और हथियार उठा लिए लोगों ने, पैरेलल सरकार के पैरेलल बिल्कुल वहाँ पर अपनी एक अलग व्यवस्था कायम कर ली है। दोनों ही समाजों ने, मैथी, नागा और कुकी ने, उनके लोग रात भर फायरिंग कर रहे हैं। इस तरह से जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो समाज में असंतोष पैदा करती हैं। अच्छा, यहाँ पर बता दें कि ये जो हो रहा है ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही ख़तरनाक है और ये जो चीज़ें हैं वो ख़तरे के निशान से भी ऊपर जा चुकी हैं। वो ख़तरा जिसके लिए राहुल गांधी बार बार चेतावनी देते रहे हैं, जिसको लेकर अमेरिका के पत्रकार ने भी भारतीय प्रधानमंत्री से सवाल किया था, अब ऐसे लगने लगा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं और को खुलकर इसमें बोलने की ज़रूरत है और भारत के अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाली अन्यायपूर्ण कार्रवाई के विरुद्ध आवाज़ को उठाए जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के पीछे जारी मुसलमानों के विनाश की साजिश केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे समाज को अपने चपेट में ले लेगी। यह चीज़ें बहुत ख़तरनाक होती जा रही हैं समाज के अंदर। कुछ वीडियो जो सोशल मीडिया पर इस वक्त
वायरल हैं, कई दिन से वायरल हैं, वो हम यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे। उसमें लोगों का तकलीफ समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि जिनके घरों को तोड़ा गया है उनके पे क्या बीत रही है। और ये जो कानून से अलग जो नया कानून बुलडोज़र का है उसको रुकना चाहिए, क्योंकि इससे इंसाफ नहीं होता है। आप तकलीफ़ जिम्मे जो लोग हैं उनको और तकलीफ़ पहुंचाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TC यंग न्यूज़। शुक्रिया आप सभी का। बेटा चुप रहे, कोई ना बेटा चुप रहे, सब मदद करें, कोई ना, मुसीबत कोई ना टाल सके, चुप रहो बेटा। रो मत बेटा, रो मत, आपकी मदद होगी, ऐसा नहीं है। अम्मा चुप रहे, अम्मा कोई नहीं, मदद करेंगे, जो मदद होगी आपकी, मदद होगी आपकी, कोई नहीं, आपकी मदद होगी, आप टेंशन ना लो। नहीं, अब होने को कोई नहीं टाल सकता, आप चुप रहिए। कपड़ा न पारे ढंग से मेरा, कोई नहीं, आप चुप रहिए, ठीक है, आराम कीजिए आप, चुप रहिए, चुप हो जा, कोई ना, कोई नहीं, अल्लाह मदद करेगा आपकी, ठीक है, हाँ मदद करेगा अल्लाह। आपका घर है, आपका घर है। नया बनाया था आपने, क्या किया था? कोई बात नहीं, हम बात कर लेंगे। का असर गुड़गांव में हुआ। गुड़गांव में एक मस्जिद को जला दिया गया, मस्जिद में कुरान शरीफ जल गई, मस्जिद का 19 साल का इमाम नायब इमाम साद को मार दिया गया, सोना रोड में मस्जिद को जला दिया गया। उसके बाद गुड़गांव में सब मुसलमानों का दुकानों को लूटा गया। 2014 के बाद से आप हमें कभी गौरक्षा का नाम पे मारते हो, कभी लव जिहाद का नाम पे मारते हो, कभी जय श्री राम बोल के मारते हो, कभी हमें हलाल का नाम पे मारते हो, कभी हमें दुकान लगाने नहीं देते हो, घर वापसी का नाम पे मारते हो, हलाल खाएंगे हराम खाएंगे, आप अजान से हमको रोकते हो, नमाज पढ़ने नहीं देते हो। आज क्या मोदी जी से पूछे क्या चाह रहे, क्या हम ट्रेन में सफर ना करें, हम ट्रेन में नहीं जाए, क्या मुसलमान घर में बैठ जाए? आज मुसलमान ट्रेन में सफर कर रहा, पुलिस मार रहा है, रक्षक भक्षक बन गया। मतलब पुलिस के पास हम लोग चाहते कि पुलिस सुरक्षा देगा, आज पुलिस मार दे रहा क्योंकि मेरा पास दाढ़ी है। तो क्या बोल रहे मोदी जी की, बोल रहे हम नहीं जाए कल से ट्रेन में, कल हम यूपी नहीं जाए, कल हम बिहार नहीं जाए, हिंदुस्तान नहीं घूमेंगे। मोनू मानेसर बोलता है कि गौ माता को कुछ करेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारा माता है। अगर मोनू मानेसर ये बोलता है कि गौ माता है तो कल मुसलमान बोल दे कि जो सुअर खाता हम उसको पकड़ के पीट देंगे क्योंकि सुअर इस्लाम में हराम है। कल मुसलमान बोल दे कि दारू पीता है तो हम पकड़ के मारेंगे क्योंकि दारू इस्लाम में हराम है। अगर यही चलता रहा, हिंदू बोलेगा गौ हमारा माता है, मेरा गाय को गौ माता कोई खाएगा तो हम उसको मारेंगे, मुसलमान बोलेगा सुअर हमारे लिए हराम है तो जो सुअर खाता है उसको हम मारेंगे, मुसलमान बोलेगा कि दारू हमारे लिए हराम है जो दारू खाता है उसको मारेंगे। अगर यही चलता रहा तो क्या हिंदुस्तान यही करेगा? अरे जो मोनू मानेसर दंगा भड़का रहा है, जो मोनू मानेसर इतना बड़ा दंगा करवा दिया है, वो मोनू मानेसर बैठे बैठे इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस को नहीं मिल रहा है। और वही जगह वो क्या प्रभाकर, संजय प्रभाकर शायद उनका नाम है, जब वो उत्तर प्रदेश में बरेली में जब उन लोग का जो कांवड़िया जा रहे थे कि वो मस्जिद के सामने दंगा भड़काने मांग रहे थे, वो पुलिस ऑफिसर जब दंगा होने नहीं दिया तो उस पुलिस ऑफिसर को योगी आदित्यनाथ ट्रांसफर कर दिया। और जो मोनू मानेसर दंगा भड़का रहा है उसको संरक्षण दे रहे हो। मोनू मानेसर क्या बोलता है वीडियो बना के कि हम शेर हम अकेले आ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे तू तो अकेले आया नहीं, तू तो वीडियो बना के अपने हिजड़ों का फौज को बुला रहा था एक दिन पहले कि अरे हम आ रहे, तुम लोग मेरे भाइयों आ जाओ। तो भाई हाथ जोड़ के निवेदन है सभी ग्रामीण वासियों से जो यहाँ गुड़गांव के कोई भी आए हो, जैसे मैं काटीपुर से आया हूँ, भाई मैं भी अपने गांव वालों से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के सबके आधार कार्ड देखो, जो मुसलमान हो उसको अपना मकान कोई भी जमीन मत दो। और जो हमारे हिंदू भाई है, वाल्मीकि है, कोई भी है, भाई वो मीट की दुकान हिंदू भाई करे, बाहर से आके मुसलमान यहाँ कमाते हैं और फिर वही हमारे ऊपर गोलियां चलाते हैं। तो भाई हम सब
जो भी तिगरा वाले हैं जिनके साथ भाइयों के साथ नाजायज हुआ है, जो कि हमारे भाई उस मौलवी को मारने में नहीं है, क्योंकि वहां दंगे हुए थे और हमारे यहाँ भाइयों को फंसा दिया। तो भाई हम सब साथ हैं। आज मैं करौ से कहता हूँ, जो तिगरा गांव ने पंचायत की है, भाई आपको वोट ड्राइव जो है बिल्कुल गैर कानूनी, बिल्कुल न्याय संगत नहीं है और ऐसी कार्रवाई से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। दोषियों को सजा दें, सख्त से सख्त सजा दें और दोष का जब उनका सिद्ध हो जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन इस तरह की कार्रवाई गरीबों को जो है उनके मकानों को तोड़ देना, उनके घरों को तोड़ देना, खोखों को तोड़ देना, उनकी दुकानों को तोड़ देना, उनके प्रतिष्ठानों, अब ये मकान 4 मंजिला मकान को जमीन दोज कर दिया, ये किसी भी उसमें किसी जगह सही नहीं माना।